क्वेश्चन है a circular opening 3 meter dia, a circular opening 3 meter dia in the vertical side of the tank, circular opening 3 meter dia in the vertical side of the tank is closed by the disc. In a vertical side of a tank is closed by a disc of 3 meter dia. Closed by the disc of 3 meter dia, which can rotate about the horizontal diameter. Which can rotate about the horizontal diameter. कैलकुलेट, दो चीजें कैलकुलेट करनी है. Which can rotate about the horizontal diameter. ये चीज बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखी हुई है. हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट. जैसे दरवाजे होते हैं ना, दरवाजे, आपका कोई दरवाजा है तो उसमें हिंज कहाँ लगी होती है. ठीक है, जैसे एक ही पहले दो पल्ले वाले आते थे दरवाजे, ऐसे लगते थे, दोनों तरफ हिंज लगती थी. सिंगल डोर, सिंगल फ्लश डोर यदि आप बोले तो उसके अंदर एक ही तरफ हिंज होती है, तो हिंज के अबाउट रोटेट करता है. ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि इसके अबाउट रोटेट करेगा, इसका मतलब उस दरवाजे में हिंज यहाँ है, तो इसका मतलब ये जो सर्किल आपको नजर आ रहा है, जो गेट नजर आ रहा है, वो इस पोजीशन में रहेगा और वो ऐसे करके यहाँ पर रोटेट हो सकता है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा. या फिर आप बोल सकते हो जैसे अगर यहाँ पर अगर गेट देखें, सर्किल ऐसे होगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को अगर घुमाओगे तो ओपन हो जाएगा, इसको वापस ऐसे कर दोगे तो ये खड़ी पोजीशन में आ जाएगा, है ना. तो इस तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है, क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है. नोट करो, दो केसेस है कैलकुलेट. पहला केस द फोर्स ऑन द डिस्क, मतलब दो क्वेश्चंस है. पहला क्वेश्चन है द फोर्स ऑन द डिस्क, दूसरा क्वेश्चन है द टॉर्क रिक्वायर्ड. क्योंकि हिंज के अबाउट वो रोटेट कर सकता है, तो रोटेशन को रोकने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, है ना. तो नोट करो, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिस्क, द टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिस्क इन इक्विलिब्रियम, द टॉर्क रिक्वायर्ड to maintain the disc in equilibrium in the vertical position, in the vertical position when the head of the water, when the head of the water above the horizontal diameter is 4 meter. When the head of the water above the horizontal diameter is 4 meter. देखा, when the head of the water above the horizontal diameter is 4 meter. चलो ट्राई करो आप लोग जब तक. हाँ, फोर्स निकालने के लिए बोला है. हाँ, आंसर आ गया क्या? जो अरेंजमेंट था उसका फिगर बनाओ प्रॉपर्ली. हर न्यूमेरिकल का फिगर बनता है ना, तो उस न्यूमेरिकल का भी फिगर बनाओ. क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है वो देखो, ध्यान से पढ़ो. द सर्कुलर ओपनिंग 3 मीटर डायमीटर इन द वर्टिकल साइड ऑफ द टैंक. तो उसने टैंक की बात करी है ना, तो टैंक बनाया, ये हमने टैंक बना दिया. अब इसमें हमारे पास में टैंक में पानी भी होगा या जो भी लिक्विड दे रखा वो होगा. ये इसकी वर्टिकल साइड हो गई. अब इस वर्टिकल साइड में हमारे पास में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गेट है, और गेट कैसा बना रखा है, उसने डायमीटर बोला हुआ है. और ये कैसे हिंज है, ये इसकी एक्सिस के अबाउट, ये जो हिंज है वो इस तरीके से हिंज है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट इसने बोला है क्वेश्चन के अंदर. तो आपने इतना डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा. तो आप लोग बनाते हो क्या ये डायग्राम? टैंक बोला, टैंक की दीवार बोली, टैंक की दीवार में आपके पास में कोई गेट है, उसमें डायमीटर आपको मेंशन किया हुआ था, डिस्क मेंशन कर रखी है. इसकी डाया जो है दैट इज इक्वल टू 3 मीटर, 3 मीटर की डाया है ना. हॉरिजॉन्टल डायमीटर आपको बोला था, क्योंकि डायमीटर सेंटर से पास होती है, कोई भी लाइन डायमीटर कहलाती है ना. तो डायमीटर कैसी, हॉरिजॉन्टल वाली. हॉरिजॉन्टल बना दिया मैंने. सेक्शन समझ में आ रहा है?
ये पूरा का पूरा जो दरवाजा होगा ना, इस दरवाजे के अंदर ये छोटा सा आपने ये ओपनिंग के लिए बनाया हुआ है ना, जो वॉल है इसमें छोटी सी ओपनिंग है, इसको आपने सर्कुलर डिस्क से फिल कर दिया है ना रोकने के लिए। द फोर्स ऑन द डिस्क, तो हमारे लिए तो ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है ना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें फोर्स बताना है, तो इसकी जो सीजी होगी वो यहाँ से मेजर की जाएगी, ये तो आपका एच बार होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, देखो जरा डायमेंशंस वगैरह क्या दे रखी है। The torque required to maintain the disc in equilibrium in the vertical position when the head of the water above the horizontal diameter is 4 मीटर। तो क्वेश्चन में ये 4 मीटर मेंशन था। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर फोर्स इज इक्वल टू रो जी एच बार। कंप्लीट अरेंजमेंट समझ में आएगा? क्या पानी दिया है क्या? कहां पे लिखा हुआ है पानी? द वाटर अबव द हॉरिजॉन्टल डायमीटर है ना, कहां से? When the head of the water above the horizontal diameter, ये horizontal diameter है सर्किल की, horizontal diameter सर्किल देखोगे तो मुझे तो सर्किल ऐसा नजर आएगा, आपको लाइन नजर आएगी ये, तो इसका जो सीजी होगा वो यहाँ पर होगा। ये चीज समझ पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं? तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये 4 मीटर है, ये दे रखा था है ना, वाटर दिया हुआ है 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 9.81, एरिया π/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h बार 4, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाए 277 368 न्यूटन में, चाहो तो किलो न्यूटन में चेंज कर लो है ना। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो देखो ये फोर्स लगेगा कहाँ, किस जगह पर लगेगा? ये फोर्स यहाँ पर कहीं पर लगेगा, इस जगह पर ये फोर्स लगेगा। इस लोकेशन को क्या कहते हैं? एच स्टार कहते हैं। क्या एच स्टार निकाल लोगे तब जाकर के टॉर्क का पता लगेगा क्या? और टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट लगेगा? इस एक्सिस के अबाउट ये फोर्स का मूवमेंट आएगा, इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि हिंज इस एक्सिस के अबाउट है। तो जो आपको डिस्टेंस लेनी पड़ेगी टॉर्क निकालते समय वो ये एक्स डिस्टेंस होगी, है ना। सुनो मेरी बातों को, एच स्टार निकालते समय आपके पास में फॉर्मूला होता है एच बार प्लस आई जी अपॉन एच बार, ये फॉर्मूला है वर्टिकल केस में। तो यहीं से आप ये चीज निकाल सकते हैं कि एच स्टार माइनस एच बार जो होगा वो इतना होगा। हमें निकालना भी यही है, एक्स निकालना है, क्योंकि हिंज से, हिंज के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो हिंज के अबाउट जो टॉर्क लगेगा वो निकालना है कि ये फोर्स कितना टॉर्क दे रहा है, उतना ही टॉर्क आप लगा दो। ठीक है, तो हिंज कहां से था? यहाँ से हमें एक्स निकालना था, और एक्स से एच स्टार माइनस एच बार, एच स्टार माइनस एच बार दैट इज इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाई एच बार। निकाल सकते हैं क्या सीधा एक्स, है ना। तो सीधा एक्स यदि आपने निकाला तो आ रहा है 0.14 मीटर। आया क्या सब लोगों का? चेक करो, 0.14 मीटर। अब टॉर्क निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F into x हो जाएगा, और F है 277 368 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 0.14, तो न्यूटन मीटर में आपके पास में इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। तो 38831 मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग देखो, द आंसर इज 38831 न्यूटन। ठीक है, दिस इज द आंसर। सब लोगों को मिला क्या आंसर? अब एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूँ, जब इतनी बातें हुई है तो इसको और देख लो। ठीक है, सुनो मेरी बातों को ध्यान से। यहाँ पर आपने ये हिंज किया हुआ था, और हिंज के अबाउट ही मूवमेंट लगेंगे, है ना। तो हिंज के अबाउट ये फोर्स कितना मूवमेंट दे रहा है? अगर आप टॉर्क लगा के नहीं रखोगे इस डायरेक्शन में, टॉर्क लगाना पड़ेगा अपोजिट में। हिंज के अबाउट ये टॉर्क देगा ऐसे, और आपको लगाना पड़ेगा अपोजिट में, ताकि ये रोटेट ना हो, दरवाजा ना खुले, है ना। तो उसके लिए आपको टॉर्क कितना लगाना पड़ रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा था। आंसर ये है, फोर्स इनटू डिस्टेंस कर दिया हिंज के अबाउट, है ना। चलो ध्यान दो, एक फॉर्मूला भी मैंने थोड़ा सा बनाया है। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? द गैप बिटवीन द सेंटर ऑफ प्रेशर एंड द सेंट्रोइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द गैप बिटवीन सेंटर ऑफ प्रेशर एंड द सेंट्रोइड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या नजर आ रहा है? वो होता है आईजी डिवाइडेड बाय एच बार के बराबर। या अगर आपके पास में मान लो अगर इंक्लाइन वाला केस है तो क्या वो टर्म आएगी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। तो जनरल में बता देता हूँ मैं आपको, जनरल स्टेटमेंट है ना, ध्यान देना। तो जनरल स्टेटमेंट में आपका देखो, जनरल नहीं बोल सकते। अगर आप बोलोगे कि हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में तो एच स्टार और एच बार सेम होते हैं, तो एच स्टार और एच बार यानी कि दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे। सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ प्रेशर दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं जब ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस्ड हो, हॉरिजॉन्टली, है ना। वर्टिकल केस में इनके बीच में डिफरेंस होता है इस वाली टर्म का, और इंक्लाइन केस में डिफरेंस इतना होता है। इन दोनों के अंदर यानी कि वर्टिकल में और इंक्लाइन में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, जो डिफरेंस है एच स्टार माइनस एच बार, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एच बार नजर आ रहा है क्या? इसको कैसे रीड करते हो? देखो,
एच स्टार माइनस एच बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एच बार, या फिर बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच बार, या तो ऐसे बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच बार, ठीक है, या फिर क्या बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एच बार, दोनों स्टेटमेंट सही है ना। ध्यान देना, जैसे जैसे ये अगर आपका फ्री सरफेस से नीचे जाता जाए, एच बार बढ़ता जाए, तो ये चीज फ्री सरफेस से नीचे जाती जाएगी, तो ये गैप कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एच बार बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे एच बार बढ़ता जाएगा ये जो गैप है ये रिड्यूस होता जाएगा। तो लार्ज डेप्थ पर क्वेश्चन आ जाए कि लार्ज डेप्थ पर सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंट्रोइड दोनों कॉन्साइड करते हैं, सही स्टेटमेंट है या गलत है? सही स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई? लार्ज डेप्थ पर सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंट्रोइड दोनों कॉन्साइड करते हैं, क्योंकि लार्ज अगर ये होगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, डिफरेंस आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि एच बार और एच स्टार बराबर हो जाएगा। आगे की बातें समझ में? कई सारी चीजें, कई सारे स्टेटमेंट जो एग्जाम में आते हैं वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से दिख जाते हैं सब, इसलिए मैथ्स वगैरह सब सीखो। हाँ है, अगर यहाँ पे अगर आपको दे दे बॉटम में तो टॉर्क लगाना पड़ेगा क्या? किसने कहा टॉर्क नहीं लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ेगा। किसने कहा टॉर्क लगाना पड़ेगा? सोचो जरा। लेकिन इमेजिन करो कि कोई आपके पास में डिस्क है और वहां पे सेंटर में इस तरीके से है ना, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसी जगह से जाएगा, लेकिन फिर भी यदि आप प्रैक्टिकली करना चाहोगे ना तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस एयर का भी आता है, लगाते समय आपका हाथ वाथ भी अड़ेगा, तो हल्का सा भी फोर्स दे दिया तो एक बार वो मुड़ जाएगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो वो मुड़ जाता है पूरा, ठीक है? वरना अगर आप बॉटम में लगाओगे तो बॉटम में मैथ्स तो यहाँ पर यही कह रही है, मैथ्स और फिजिक्स तो कि सीधी से ही वो पास होगा, तो टॉर्क आएगा नहीं, टॉर्क आएगा नहीं तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपको मैथमेटिकली आंसर दोगे, प्रैक्टिकली मत देना, ठीक है? बातें आ गई सारी समझ में, सारे केसेस देख लिए है ना। अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट देखते हैं, हेडिंग डाल लो द फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस, हेडिंग डालो द फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस। तो जो आपका लास्ट केस है, फोर्थ केस, उसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस। The force on the curved surface, the force on the curved surface है ना। चलो यहाँ पर आपके पास में जैसे ये आपने लिया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में यहाँ पर भी आपका ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से यहाँ तक ये बेसिकली ये कर्व्ड सरफेस है ना, ये कर्व्ड सरफेस है आपके पास में। मान लेते हैं लिक्विड का लेवल यहाँ पर है, देखो जरा, ये वाला प्लेनर सरफेस है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, वर्टिकल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं हॉरिजॉन्टल प्लेनर सरफेस। अभी हमको कहाँ से कहाँ तक का पार्ट डिस्कस करना है, बस ये वाला। अब देखो जरा ध्यान देना, फोर्स जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यस और नो? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी तक हमें वेक्टर क्वांटिटी पर हमने जोर इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो प्रेशर का फोर्स होता है वो नॉर्मल होता है, तो फोर्स की डायरेक्शन कभी चेंज हुई नहीं। हमेशा अगर इस ऑब्जेक्ट पर अलग अलग जगह पर फोर्स देखें वाटर प्रेशर के कारण, तो वो सब जगह नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है, और सभी जगह वो सेम डायरेक्शन में आ रहा था। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। मैग्नीट्यूड क्यों चेंज हो रहा था? क्योंकि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज द फोर्स, तो प्रेशर अलग अलग हाइट पे अलग अलग होने की वजह से फोर्स आपका मैग्नीट्यूड में वेरी कर रहा था, है ना। तो जितने भी आपने केसेस देखे थे उसके अंदर जो फोर्स वेरी कर रहा था, जो वेरिएशन था, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में था, डायरेक्शन उसकी कांस्टेंट थी। अब यहाँ देखो मजेदार बात क्या है कि अगर आप इस जगह पर ये छोटा सा एलिमेंट यदि यहाँ पर लें, ये डी एरिया यदि लें, तो इस जगह पर मुझे बताओ यहाँ पर क्या सीन होगा। इस जगह पर यदि आप फोर्स निकालना चाहते हो, है ना, यदि आप फोर्स निकालना चाहते हो तो फोर्स यहाँ पर निकालते समय पहली चीज तो ये फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी क्या, इस फोर्स को मैं कह देता हूँ डीएफ, है ना, दिस फोर्स इज डीएफ। इसके अलावा अगर मैंने फोर्स यहाँ लिया होता तो इस जगह एलिमेंट यहाँ लिया होता तो इसकी डायरेक्शन ये आती है, अगर मैंने यहाँ लिया होता तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आ रही होती, नॉर्मल आ रही होती। तो क्या लगातार फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फोर्स में मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा क्या? मैग्नीट्यूड क्यों चेंज होगा? क्योंकि इस एलिमेंट का प्रेशर अलग है, इस एलिमेंट पर प्रेशर अलग है, यहाँ पर एलिमेंट पर प्रेशर अलग है, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। जब जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो
तो दोनों को एक साथ नहीं संभाल सकते, इस वजह से फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ते हैं, है ना। हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को अलग से कैलकुलेट करेंगे इस टॉपिक में और वर्टिकल फोर्स को अलग से कैलकुलेट करेंगे। ये इसके पीछे की फिजिक्स और मैथ्स है। आगे ये बात समझ में, लिखो लिखो लिखो, डायग्राम बनाओ। तो इसका लॉजिक समझ में आया। प्लेनर जब अपने कंडीशंस ली थी तो वहां पर डायरेक्शन कांस्टेंट थी, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस लग रहा था, तो डायरेक्शंस वहां पर लगातार चेंज नहीं हो रही थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। तो हमने डायरेक्शंस की बात ही नहीं करी। अब यहाँ पे डायरेक्शंस भी चेंज होगी और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, तो क्या करना पड़ेगा, आपको कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोई एक जगह पर एलिमेंट ले लो और उसके कंपोनेंट करना स्टार्ट करो। ये तीन अलग अलग जगह पर बता दो। यहाँ पर डायरेक्शंस डिफरेंट है ना। इस टॉपिक को बताने का, इस डायग्राम को बनाने का मेरा टारगेट ये है कि लगातार अलग अलग जगह पर अगर आपने इन पॉइंट्स को लिए हैं तो हर जगह पर डायरेक्शंस भी चेंज हो रही है और हर जगह पर प्रेशर का मैग्नीट्यूड चेंज होने के कारण मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है फोर्स का। लॉजिक आ गया समझ में? इस वजह से हम कंपोनेंट करते हैं। तो पहले लिख लो, उसके बाद में मैं इसकी कंपोनेंट करूंगा, है ना। कंपोनेंट कैसे करेंगे देखो, ध्यान देना। इस वर्टिकल के साथ में एंगल को थीटा ले लो, हॉरिजॉन्टल के साथ में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स आ जाएगा। तो क्या कोई मुझे डीएफएक्स लिखवा पाएगा क्या? व्हाट इज डीएफएक्स? एक्स डायरेक्शन का फोर्स, तो दैट इज इक्वल टू प्रेशर, यहां पर हो जाएगा बेसिकली डीएफ मल्टीप्लाइड बाय कितना, कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन। तो दिस इज डीएफ साइन थीटा, है ना। डीएफएक्स जो होगा वो डीएफ साइन थीटा होगा। एंड व्हाट इज डीएफवाई? व्हाट इज डीएफवाई? डीएफवाई इज इक्वल टू डीएफ cos थीटा। सब लोगों को ये बात समझ में आ गई क्या? कंपोनेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई अगर ऐसे तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी संभालने में। तो अलग अलग फोर्स की डायरेक्शंस को अलग अलग संभालो। एक्स डायरेक्शन के फोर्सेज एक बार कैलकुलेट कर लो और वाई डायरेक्शन के अलग से कैलकुलेट कर लो। डीएफ लिखवा सकता है क्या मुझे? डीएफ, डीएफ को तो मतलब ही नहीं है। डीएफ को तो सिर्फ इस बात से मतलब है प्रेशर इस जगह का कितना है मल्टीप्लाइड बाय एरिया इस जगह का कितना है ना। तो डीएफ को क्या लिख सकते हैं? डीएफ को लिख सकते हैं प्रेशर, प्रेशर को लिख देंगे रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय डीए। देखो जरा, ये वाली जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक, ये वाली डिस्टेंस में बोल रहा हूं कि ये h है ना, दिस इज इक्वल टू h। तो आपने इसको लिख दिया रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय डीए। समझ में आ गई बात? तो हम यहां पर अगर dfx लिखें तो dfx को क्या लिख सकते हैं आप? रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय डीए साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्या? और अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करवा दें तो क्या बन जाएगा? देखो जरा, क्या ये टोटल fx बन जाएगा क्या एक्स डायरेक्शन का फोर्स? अगर इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करोगे तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स बनेगा। तो देखते हैं जरा, रो जी मल्टीप्लाइड बाय, रो जी मल्टीप्लाइड बाय, इंटीग्रेशन में अंदर लिखा हुआ है h sin थीटा, h sin थीटा dA, है ना। इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है h sin थीटा dA। ऐसा करते हैं, h को अलग रखते हैं और sin थीटा dA को एक साथ रखते हैं, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं h मल्टीप्लाइड बाय dA sin थीटा। मैंने इसको ऐसे बोल दिया, h मल्टीप्लाइड बाय dA sin थीटा। किसी को कोई दिक्कत है ना? h मल्टीप्लाइड बाय dA sin थीटा, रो जी तो कांस्टेंट था, वो तो बाहर निकल गया, ठीक है। अब आगे देखो, ध्यान दो। अब थोड़ा सा ना इस एरिया पर कैलकुलेशन करते हैं। ये एरिया मेरा जो था इस जगह पर, ये छोटा सा जो एरिया मैंने बनाया हुआ है, ये जो भी लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय विड्थ एरिया होगा इस जगह का। इस एरिया को थोड़ा जूम करके बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो ये एरिया डीए है ना। और इसका यदि आप कंपोनेंट्स वगैरह देखें तो इस एरिया का एंगल मैंने किसके साथ दिया था? मैंने एंगल दिया था आपको इसके साथ में, ना। ये था वर्टिकल के साथ में, इसकी नॉर्मल के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में जो थीटा बन रहा है, ठीक है, क्या वो ये वाला एंगल थीटा बन रहा है? विजुअलाइज करो, वर्टिकल के साथ में एंगल विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो हम और लाइंस बना लेते हैं। ये लाइंस थी हमारे पास में वर्टिकल वाली लाइन, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर वाली थी, ये वाला एंगल हमारा थीटा था। अब दिखा क्या कि अगर ये थीटा है, देखो ना, ये बिल्कुल कॉपी किया है इसके साथ में, ये वाली और ये वाली लाइन कॉपी की है। ये थीटा एंगल पर है, ये कितने पर होगी? 90 माइनस थीटा। ये कितने पर हो गया? थीटा। अब दिख गया क्या? अब मैं अपने इस डायग्राम को साफ कर लूं क्या अगर दिख गया हो तो? ठीक है, देखो, हटाओ इसको, तो आप लोग नोट कर ले रहे हैं ना, आपको दिखेगा नहीं फिर घर जाके, ठीक है। मुझे इस इक्वेशन की पकड़ कई जगह से होती है, मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या लाना है ना। तो इस वजह से मैं अपने मन में पहले ही दिखा करके चलता हूँ कि वो आना ही है रिजल्ट, अगर वो लाना है तो, ठीक है। तो इस वजह से मैं फटाफट रीड कर लेता हूँ, लेकिन आपसे रीड नहीं होगा तो आप लोग देख लो, है ना। हटा दो मैं इनको। अब ये ट्राइंगल जो बना, इसमें मुझे ये वाला एरिया निकाल सकते हो क्या? इस डीए का, डीए साइन थीटा, है ना, ये हो गया डीए साइन थीटा।
तो व्हाट इज दिस, ये डीए का प्रोजेक्टेड एरिया है क्या वर्टिकल प्लेन पर, ये इस डीए का प्रोजेक्टेड एरिया वर्टिकल प्लेन पर, है ना। तो क्या करना है आपको, देखो ध्यान दो, h मल्टीप्लाइड बाय दिस इज द डीए साइन थीटा इज द प्रोजेक्टेड एरिया ऑन द वर्टिकल प्लेन, ऑन द वर्टिकल प्लेन। तो क्या लिख पाएंगे इसको आगे जाकर के, आगे जाकर के आप इसको लिख सकते हो एफ एक्स हो जाएगा रो जी, ये जो आएगा अब आपके पास में ये जो नया एरिया आया इसको मैं ए पी करके लिख देता हूँ, ए पी, है ना। तो ये हो जाएगा h मल्टीप्लाइड बाय डी ए पी बोल दो आप, है ना, प्रोजेक्टेड एरिया ले रहे हैं वर्टिकल प्लेन पर डी ए पी। तो इंटीग्रेशन के अंदर एच डी ए क्या देगा आपको, फिर से h बार मल्टीप्लाइड बाय ए देगा, ठीक है। तो ये h बार जो आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, है ना। तो ये आपके पास में इक्वेशन बनी। तो बेसिकली आप जब इस इक्वेशन को अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्मूला तो वही है रो जी ए एच बार, लेकिन इस जगह पर कैलकुलेशन करते समय, है ना, कैलकुलेशन करते समय ध्यान देना एरिया आपको प्रोजेक्टेड लेना पड़ेगा। जैसे ये कर्व है, कर्व को अगर वर्टिकल पर प्रोजेक्ट करें तो क्या ये वाला एरिया आएगा कि ये वाला एरिया, अगर इस छोटे छोटे एलिमेंट्स को वर्टिकल पर प्रोजेक्ट करते जा रहे हो और ये एरिया अगर डी ए साइन थीटा बन रहा है तो टोटल एरिया बन जाएगा क्या। कोई भी कर्व चीज जब प्रोजेक्ट करते हैं, सोचो ना जरा, अगर ये क्वार्टर ऑफ सर्किल होगा, ये क्वार्टर ऑफ सर्किल होगा तो ये आपको कितना बड़ा एरिया दे देगा, आर तो रेडियस मल्टीप्लाइड बाय जो भी विड्थ है, बी मल्टीप्लाइड बाय आर रेक्टेंगुलर एरिया दे देगा, प्रोजेक्टेड एरिया दिख रहा है। चलो ध्यान दो, अब इसकी बात कर लेते हैं, उसकी बात तो खत्म हो गई, ठीक है। ध्यान देना कि जब भी आपके पास में कर्व्ड सरफेस हो तो हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालने के लिए इस कर्व्ड सरफेस को वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट कर लेना। प्रोजेक्ट करने के बाद में अब इसको भूल जाओ कर्व को, आपके पास में एरिया ये है और आपके पास में अगर सरफेस यहाँ होती है तो सारी चीजें निकालना आती है क्या, फोर्स निकलेगा रो जी एच बार से, एरिया इसका लेना, ठीक है, एच बार इसी का लेना, और अगर आपको इसकी लोकेशन निकालनी हो तो वही फॉर्मूला एच स्टार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी डिवाइडेड बाय एच बार। ये हमारा कंप्लीटली क्या बन चुका है, वर्टिकल प्लेनर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मैं डीएफआई दिखा देता हूं आपको इसी तरीके से, देखो ध्यान दो, डीएफ cos थीटा लिखो, तो डीएफ cos थीटा लिखोगे तो आप डीएफ को लिख दोगे रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय डीए, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू cos थीटा। ध्यान देना दिस इज रो जी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय डीए cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय एच, ये क्या दे रहा है इसको ध्यान से समझो, ठीक है, इस वाली टर्म को ध्यान से समझो कि आपको क्या देगा, देखते हैं जरा, बनाते भी जाओ मेरे साथ में, यहां तक कॉपी भी कर लो, फिर मैं आपको लास्ट कंक्लूजन कर दूंगा, उसके बाद में हमारा ये कर्व्ड सरफेस का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। डेरिवेशन पार्ट को हमेशा किया करो क्योंकि अच्छा क्वेश्चन जब आता है तो डेरिवेशन से ही जवाब मिलते हैं कि क्या करना है। जैसे अभी आया था सेंटर, पाइप के सेंटर पे प्रेशर दे रखा था तो आपको इक्विवेलेंट फ्री सरफेस निकालनी पड़ी, वो बात कहां से नजर आई, क्योंकि हम डेरिवेशन में इक्विवेलेंट फ्री सरफेस लेते हैं, तभी दिखेगी जब डेरिवेशंस क्लियर होंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, लिख लिया कि यहां तक सब लोगों ने लिख लिया। देखो अब इसको रीड कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक बार दोबारा से डायग्राम बना लेता हूं, है ना, वो तो गंदा काफी हो गया, एक और डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। और लेट्स से कि यहां तक आपके पास में था और इसके बाद में ये वर्टिकली ऊपर जा रहा था, ये हॉरिजॉन्टल ये फ्री सरफेस था इस तरीके से, और आपका ये जो पॉइंट था लेट्स से कि वो कुछ इस तरीके से आ रहा था, है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस की, है ना, और वर्टिकल फोर्स की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास में मान लेते हैं एलिमेंट ये था जिसको आपने वहां पर डीए से दिखाया हुआ है, ये डीए एलिमेंट दिखाया हुआ है ना। सुनो, अब इस जगह पर अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर के जाऊं और इसको मैं ऊपर की तरफ लेकर के जाऊं तो क्या मुझे कोई ये वाला एरिया बता सकता है कि ये वाला एरिया कितना होगा, व्हाट इज दिस एरिया, या व्हाट इज दिस वॉल्यूम, है ना, कितना वॉल्यूम यहाँ पर होगा, क्योंकि ये डीए है, ये वाला जो एरिया बन रहा है ये डीए है। तो डीए, अब डीए में आपको ये वाली साइड थोड़ी ना मिल रही, ये लगभग रेक्टेंगल के बराबर है, और रेक्टेंगल की ये साइड कितनी है, व्हाट इज दिस साइड, रेक्टेंगल की वाली साइड नाप के बताओ, वो है डीए cos थीटा, नजर आएगा। अब ये डीए cos थीटा और इसकी हाइट कितनी, h के बराबर, तो डीए cos थीटा में h को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से रीड करो, रो जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट होता है, किस चीज का वेट है, जितना लिक्विड इस एरिया के ऊपर रिटेन हुआ है उसका वेट है। तो आपको बेसिकली जो Fy मिलता है वो किसके बराबर होता है, साफ साफ नजर आ रहा है, दिस इज अमाउंट ऑफ द लिक्विड रिटेन्ड बाय दिस कर्व्ड सरफेस, है ना। तो नोट कर लो, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे पूरे को तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कि जो Fy होगा, अब यहाँ पे लिखना सीधा,
कि ये Fy आपको क्या दे रहा है। इस छोटे से एलिमेंट में मैंने आपको इसको वॉल्यूम को प्रूव करके बता दिया है कि dA cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय h वॉल्यूम है, यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम वेट होता है, तो किस चीज का वेट, जितना लिक्विड यहाँ पे रिटेन हुआ उसका वेट। तो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे सेक्शन में क्या पूरा लिक्विड रिटेन होगा, कहां से कहां तक, इस कर्व से लेकर के इस कर्व तक, यहां तक, तो यहां तक टोटल लिक्विड रिटेन होगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, देखो Fy क्या है, द वेट, द टोटल वेट ऑफ द लिक्विड रिटेन्ड बाय दिस कर्व्ड बाउंड्री। तो Fy जो है दैट इज द टोटल वेट ऑफ द लिक्विड रिटेन्ड, Fy is the total weight of the liquid retained by the curved boundary, by the curved boundary. Again, the total weight of the liquid retained by the curved boundary. समझ में आ गई बात, कंक्लूजन समझ में आ गए। अब फिर से एक बार फाइनल कंक्लूजन में कर देता हूं। कर्व्ड सरफेस पर फोर्स डायरेक्टली नहीं निकलता, दो अलग अलग फोर्स निकालने पड़ेंगे। एक तो निकालना पड़ेगा Fx कैसे निकलेगा, इस कर्व सरफेस को प्रोजेक्ट कर दो वर्टिकल प्लेन पर, जो एरिया बने उस वर्टिकल प्लेनर एरिया के फॉर्मूला आपके पास में वैसे निकाल देंगे, सारी कहानी खत्म। जब आपको वर्टिकल फोर्स निकालना हो, है ना, तो क्या करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट कर्व सरफेस का साफ साफ दिख जाएगा, इसको पानी की सरफेस तक लेकर के जाना, मतलब जो भी लिक्विड दे रखा है उसकी सरफेस तक लेकर के जाना, इसको भी वर्टिकली सरफेस तक लेकर के जाना। अब ये जो एरिया बना है, ये जो एरिया बना है मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कर दोगे, जो भी टैंक की विड्थ है, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो रोजी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कर दोगे तो वेट आ जाएगा। इस तरीके से हम Fy निकाल पाएंगे। और वेट हमेशा कहां लगता है, Cg पर लगता है। तो जहां पर भी इसका Cg बनेगा उस जगह से उसको पास करवा देंगे कि यहाँ पर आपका Fy फोर्स आएगा। ठीक है, तो Fy फोर्स हम ऐसे निकालेंगे। Fy फोर्स निकालते समय हमें बस वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और मान लो देखो ये क्वार्टर सर्किल दे रखा हो तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ये देखना जरा, ये कितना एरिया है, व्हाट इज दिस एरिया, पाई आर स्क्वायर का 1/4, उसके अंदर ये रेक्टेंगल ऐड कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कर देंगे वॉल्यूम आ जाएगा। बस समझ में आई, तो ऐसे वॉल्यूम निकल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय रोजी कर देंगे वेट आ जाएगा। ठीक है, तो Fy किसके बराबर है, द वेट ऑफ द लिक्विड रिटेन्ड बाय दिस कर्व्ड सरफेस। ठीक है, द वेट ऑफ द लिक्विड रिटेन्ड बाय दिस कर्व्ड सरफेस। समझ में आ गई ये बातें सारी। चलो, तो मैंने कंक्लूड कर दी आपको सारी चीजें, और इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इतना ही करते हैं ना, तो आप पूरा पढ़ के आओ, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में तो सारे कंसेप्ट आपके जुड़ते चले जाएंगे, है ना। जितनी चीजें आप पढ़ रहे हो अभी वो सारी काम आएगी धीरे धीरे करके, है ना, और अपग्रेड होती जाएगी। तो आप लोग नोट्स अच्छे से रिवाइज करो, जो मैं जितने भी फॉर्मूले डेरिवेशन देता हूँ वापस डिराइव करो। ठीक है, जिसको डेरिवेशन में एक बार में यदि सफलता नहीं मिलती है तो अपने पड़ोसियों से पूछो, हो सकता है पड़ोसी भी ऐसे बैठा हो। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों मिलकर के तीसरे से पूछो। पूरी क्लास को समझ में नहीं आया मान लो डेरिवेशन, तो समझना तो पड़ेगा। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको एक एक चीज, जहां जहां पे भी फिजिक्स आती है पूरी बताता हूँ, जहां पे मैथ्स आती है पूरी बताता हूँ, उसके अलावा जहां प्रैक्टिकल व्यू आता है वो भी बताता हूँ। तो मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में भी ये भी कारण दिया है कि एक्स डायरेक्शन में क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इस केस में क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में दो चीजें होती है जो वेरी कर सकती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। पिछले तीनों केसेस में सिर्फ मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा था और इस केस में आपकी डायरेक्शन भी वेरी कर रही थी। दो चीजें अगर एक साथ वेरी करेगी दिमाग चकरा जाएगा, नहीं संभाल पाओगे। क्या कर दिया, एक्स डायरेक्शन के लिए अलग कैलकुलेशन कर लो और वाई के लिए अलग कैलकुलेशन कर लो। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट, है ना। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज इतना ही करते हैं। ठीक है।